हेलो। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे बाड़को पी ब्लॉक और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बाड़को हमने जो लास्ट उस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें टोटल बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम कार्बन फैमिली लेते हैं और कार्बन फैमिली के साथ साथ इस बोरॉन फैमिली के अंदर कुछ जो अपने पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इसके कंपाउंड्स का क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरॉन और एल्यूमिनियम के लगभग जितने भी क्या बनते हैं अपने पास कंपाउंड्स आते हैं और ये हमेशा क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटिव वाले एलिमेंट्स कंपाउंड्स रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटिव वाले कंपाउंड्स रहते हैं। कहने का मतलब इनका ऑक्टेंट है वो कंप्लीट नहीं होता और ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होने की वजह से इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लगभग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। देखो हम एक बार समझते हैं। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं बोरॉन से। बोरॉन के पास लास्ट ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, अपने पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब बोरॉन किसी के साथ बॉन्डिंग पोजीशन में आएगा तो सिंपल सी बात है कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और 3 बॉन्ड बनाकर जैसे मैंने कहा कि इस हाइड्रोजन के साथ, मैं हाइड्रोजन इसके साथ ले लेता हूँ, हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका जो कंपाउंड बना वो क्या बना, BH3। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता F ले लेता तो क्या बन जाता, BF3 बन जाता, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पर बोरॉन हाइड्राइड बना है, इसका नाम है बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड। तो देखो पहली बात तो ये आती है, हमने इसको बोरॉन हाइड्राइड क्यों कहा, बोरॉन हाइड्राइड क्यों कहा। हाइड्राइड में देखो जब भी हम किसी कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर NaCl, NaCl। तो हम इसका नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नाम लिखा, यानी कि हमने जो मेटल जो आई थी उसके लास्ट में EM वर्ड यूज किया है और अपने पास इसके लास्ट में हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, आइड वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है, आइड। तो यहाँ पर देखो Na प्लस में टूटता है और Cl किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। इसका मतलब जब भी हम किसी साल्ट का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साल्ट का नाम लिखते हैं, तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाले का नाम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। पॉजिटिव वाले का जब नाम लिखेंगे तो लास्ट में EM वर्ड यूज करेंगे और नेगेटिव वाले का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसके लास्ट में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइड वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड, तो इसका नाम मैंने क्या लिखा, बोरॉन हाइड्राइड। इसका मतलब बोरॉन के ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है, माइनस चार्ज आने वाला है। कैसा चार्ज आने वाला है, माइनस चार्ज आने वाला है। इसके लिए हमने इसको क्या कहा, बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड। और ये वाले जो कंपाउंड मैंने लिए हैं ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑक्टेंट जो है इनका वो क्या है, अनकंप्लीट है। इनका ऑक्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मैंने क्यों लिखा वो इसका रीजन देखो। बोरॉन के लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। इसका मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से रिसीव करता है, यानी कि बोरॉन कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। और कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन जो भी लेता है इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट किया तब पहले एक लाइन बोली थी कि यहाँ पर जो 13 नंबर वाला जो ग्रुप है अपने पास, 13वां जो ग्रुप है, यानी कि बोरॉन फैमिली जिसको हम बोल रहे हैं, बोरॉन फैमिली के जितने भी क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। लगभग कंपाउंड जो हैं वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटिव वाले कंपाउंड्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। क्योंकि इनका ऑक्टेंट क्या रहता है, अनकम्प्लीट रहता है, यानी कि पूरा नहीं होता। जिसकी वजह से ये बाहर से क्या करते हैं, किसी ना किसी दूसरे कंपाउंड से, किसी ना किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन इनको मिलता है वो किसकी तरह बिहेव माना जाता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। जैसे हम नेक्स्ट की बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के साथ में मैंने ले लिया क्लोरीन, तो नाम हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा ये भी आपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर दिमाग लगाने की क्या जरूरत नहीं है कि इसके कौन से के लास्ट ऑर्बिटल में कितने और इलेक्ट्रॉन होंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा एक दोस्त था कालिया, हमारा एक दोस्त था कौन, कालिया। तो कालिया को बहुत सी समस्याएं आती थी, बोले कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा जो एलिमेंट्स है उसके लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कालिया को हमने बोला कि बेटे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि अपने पास जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें उसी हिसाब से लास्ट ऑर्बिटल में कितने आते हैं उसके इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स अपने पास आए थे, एक तो आया था लिथियम वाला वर्ग और उसके बाद में आया था बेरिलियम वाला। तो लिथियम वाला जो है उसके लास्ट ऑर्बिटल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोरॉन वाले बेरिलियम वाले के लास्ट ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बोरॉन वाले के लास्ट ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कार्बन वाले के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और नाइट्रोजन वाले के लास्ट ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 रहेंगे। ऑक्सीजन वाले के लास्ट ऑर्बिटल में कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 17वें वर्ग यानी फ्लोरीन वाले वर्ग के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इनके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सोचने की जरूरत नहीं है। आपने से कोई पूछे कि बोरॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, एल्यूमिनियम के 3, गैलियम के 3, इंडियम के 3, थैलियम के 3, सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कार्बन फैमिली जितने भी हैं इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। नाइट्रोजन वाली फैमिली जो है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने पास, 5। ऑक्सीजन वाली फैमिली जो है उसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। फ्लोरीन वाली जो फैमिली है जिसको हम हैलोजन बोलते हैं उसके लास्ट ऑर्बिटल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। और लास्ट जो 18वां शून्य जो ग्रुप है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अपने को इसमें ज़्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बात करें, नेक्स्ट हम आगे चलें तो यहां पर हमने पढ़ लिया था AlCl3। AlCl3 जो है एल्यूमिनियम, उसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने, 3। यहां पर मैंने 3 क्या जोड़ दिए, इसमें क्लोरीन जोड़ दिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, 3 एल्यूमिनियम के और क्लोरीन का, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। चाहिए कितने, 8। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, बाहर से आएंगे, कहीं ना कहीं से बाहर से आए। तो बाहर से आए यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने लिए। और जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि अगर अपने पास ऐसा अपने पास कैटायन और एनायन के लिए आ जाए तो ये भी आपको ध्यान है। क्लोराइड Cl, क्लोराइड के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 आएंगे। उस रो में है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो लेगा तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। तो ये अपने पास हो गया, बोरोन के लिए ले लिया एग्जाम्पल, और हमने किसके लिए ले लिया, एल्यूमिनियम के लिए एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर एक बोरोन से अपने को यहाँ से बोरोन BH3 का एक क्या बनता है, डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर। यानी कि अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए क्या बनाता है, ये डाइमर भी बनाता है। डाइमर का मतलब होता है द्विलक बनाता है, यानी कि सेम टू सेम आपस में बॉन्डिंग करके। मैं यहाँ पर एक बार आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ डाइमर किस प्रकार से बनते हैं। डाइमर का मतलब होता है द्विलक। BH3 क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, ऑक्टेंट कंप्लीट करना चाहेगा। तो जब ये ऑक्टेंट अपना कंप्लीट करना चाहता है तो इस बोरोन के ऊपर देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अपने पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। BH3 इस प्रकार से मैंने एक BH3 और ले लिया जिसके ऊपर भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो BH3 और BH3 आपस में मिलकर क्या बन गया, B2H6। क्या बन गया, B2H6। इसका नाम हमने लिखा बोरॉन हाइड्राइड। B2H6 का जो नाम होता है वो होता है डाइबोरेन। क्या होता है, डाइबोरेन। और डाइबोरेन है वो इसका क्या हो गया है, डाइमर हो गया है। क्या हो गया है, डाइमर। यानी कि 2 मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। तो 2 मोनोमर यूनिट जुड़ी है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डाइमर कहा। क्या कहा, डाइमर। और डाइमर क्यों बना है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेंट क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेंट अपना कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर बोरोन के पास, इस बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस बोरोन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा बोरोन जो है। तो क्या करता है
कि ये वाला जो हाइड्रोजन जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेता है, इन तीनों के साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग पोजीशन में आ जाता है। क्या आ जाता है? बॉन्डिंग पोजीशन में आ जाता है। कहने का मतलब ये बोरॉन जो है वो इसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। और जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसकी शेप में ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ये इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी इस बोरॉन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है इस हिसाब से। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस बोरॉन के देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ 7 और 8, यानी कि इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और अपना ऑक्टेट क्या कर लिया इसने, कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से इसने भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं इनको हम कहते हैं कंदली बंध है। क्या कहते हैं? कंदली बंध। यानी हम इसका दूसरा नाम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, बनाना बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है? बनाना बॉन्ड बना है, कंदली बंध बना है, जिसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। इसके साथ करके क्या बना लिया इसने, कंदली बंध बना लिया, यानी कि बनाना बंध बना लिया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो 1 और 2, लेकिन सेंटर कितने हो गए हैं, 1 2 और 3, यानी कि 3 सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसको लिए हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 1 और 2, लेकिन सेंटर कितने हैं, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अपने पास इसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि सेंटर तो अपने पास 3 है लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अपने पास 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कौन बनाता है, डाइबोरेन बनाता है, जो BH3 बोरॉन हाइड्राइड का क्या होता है, डाइमर होता है। क्या होता है, डाइमर होता है। तो ये अपने पास बोरॉन फैमिली के क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब देखो यहाँ पर बोरॉन के ऊपर भी एक छोटी सी डाउट पैदा होती है। बोरॉन जो है RBC की बुक में लिखा हुआ है कि बोरॉन जो है वो एक क्या है, मेटलॉइड है। क्या है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब उपधातु है। लेकिन जब हम NCERT बुक की बात करें तो इसमें कई बार बुक में अपने पास लिखा हुआ मिलता है कि बोरॉन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। और मैं तो यही कहूँगा आपको कि NCERT बुक को फॉलो करना क्या है, कंपलसरी है। NCERT बुक को ही फॉलो करना है। अगर आप नेक्स्ट आगे कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो IIT की हो, चाहे वो नीट की हो, तो हर देखो नीट की बुक में तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नीट की एग्ज़ाम में NCERT बुक से बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, न कभी आया है और न कभी आएगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स नीट की एग्ज़ाम देने की मतलब सोच रहे हैं आगे चलकर, तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। सिर्फ NCERT की बुक की लाइन टू लाइन क्या करनी है, पढ़नी है। क्योंकि लाइन में से ऐसी की ऐसी लाइन उठा कर क्या आती है, क्वेश्चन में आती है। तो अपने को हर एक लाइन बाकायदा पेन और पेंसिल से हर एक लाइन ऐसे अंडरलाइन करते हुए क्या करनी है, पढ़नी है। NCERT बुक अगर आपने पढ़ी है, ना कोचिंग करने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की ज़रूरत है। NCERT बुक को दबा के पढ़ो, यानी कि उसमें हर एक लाइन टू लाइन को पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो। आपको किसी कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अच्छी तरीके से 11th और 12th क्लास को स्कूलिंग में पढ़ा है तो बिना कोई डाउट के, बिना किसी कोचिंग के आप क्या कर सकते हो, नीट फाइट कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर की भी है। तो आपको NCERT की बुक की हर एक लाइन टू लाइन क्या करनी है, पढ़नी है। और वैसे भी अब 11th क्लास में तो NCERT का सिलेबस लागू कर ही दिया है। जैसे ही आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो वहाँ पर भी NCERT का सिलेबस लागू हो जाएगा, क्योंकि इसी साल RBC का सिलेबस रहने वाला है 12th में। तो आपके तो खुद के वैसे ही NCERT का सिलेबस लागू हो गया है। तो आपको बुक उठाओ और बुक जो है ना, अदर किसी गाइड के ऊपर मत जाओ कि मेरे को वो गाइड खरीदनी है, वो गाइड खरीदनी है, नहीं। बुक उठाओ और उस बुक के लाइन टू लाइन को क्या करो, पढ़ो। लाइन टू लाइन अगर आपने पढ़ी और उसको कैच किया तो आपकी नीट की एग्जाम है वो क्लियर हो गई समझो। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है कि हम क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करें। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने पास अब नेक्स्ट गाइड हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और गाइड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खरीदने के लिए MTG नाम से एक बुक आती है, जो सिर्फ NCERT बेसिस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं NCERT बेसिस पे, नाम मैंने लिखा है, नाम लिया मैंने NCERT बेसिस पे, यानी कि हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज, उसी टॉपिक के उसी चैप्टर के आपको MTG जो बुक है उसमें से क्या मिलेंगे, आपको NCERT बेस पे ही क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप आराम से बैठ के क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब बात रही IIT की, तो IIT में क्या होता है कि NCERT बेस से थोड़ा सा ऊपर उठा के, कहने का मतलब अपने पास अगर 100 क्वेश्चन आए, मान रहा हूँ मैं, माना कि अपने पास 100 क्वेश्चन आए, तो मैं ये कहूँगा कि 90 क्वेश्चन NCERT कवर करेगी,
लेकिन जो 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एनसीईआरटी कवर नहीं करेगी, यानी कि और थोड़ा उससे ऊपर, यानी कि थोड़ा सा हाई लेवल में क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो एनसीईआरटी में इतना आप आईआईटी है वो 90% तक कवर कर लेगी, यानी कि तो लेकिन वो ऊपर जो वाले जो 10 क्वेश्चन अपने पास बच गए हैं वो एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाती, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा क्या रहता है, हाई रहता है आईआईटी का। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ा जा रहा है वैसे वैसे पढ़ना है। नए दिमाग में ये लाना है आपको कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा कब आएगा। तो समझ में तो हर चीज़ है वो क्या आती है, धीरे धीरे आती है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हर चीज़ हम सीख के नहीं हुए थे, हमने क्या किया था, धीरे 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 हमने उसको सीखा है। वही बात किसकी याद रखनी है अपने को, कालिया की। किसकी रखनी है, कालिया की, क्योंकि कालिया ने भी क्या किया है, धीरे धीरे सीखा है। किसकी तरह, मेरी तरह और आपकी तरह। तो ये हमारी रही कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का हमने टोटल डिस्कस किया है। उसके बाद में अपने पास आता है गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम, इंडियम और थैलियम जो हैं यहाँ पर अपने पास क्या आते हैं, मेटल्स में आते हैं। किस में आते हैं, मेटल में। ये वाले मेटल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नॉन मेटल है, आरबीएससी के अकॉर्डिंग ये मेटलोइड है। ये सारे क्या हैं, मेटल हैं। और उसके बाद में थैलियम के बाद में क्या आ जाता है, पीबी जो 82 नंबर पे है। इसके बाद के जो एलिमेंट्स जितने भी आएंगे वो कैसे आएंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हेनरी बेकुरल ने बताया था। किसने बताया था, हेनरी बेकुरल के बारे में, बेकुरल ने बताया था। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव के बारे में मैडम क्यूरी ने बताया था। किसने बताया था, मैडम क्यूरी ने बताया था। इन बातों को दिमाग में रखना है। और मैडम क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव के ऊपर अपने जो प्रैक्टिकल करते हुए क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी उसकी कैंसर की वजह से। और उसने पिच ब्लेड के ऊपर क्या किया था, पिच ब्लेड UO2+, इसको हम बोलते हैं पिच ब्लेड, यूरेनियम का ऑक्साइड, यूरेनियम का ऑक्साइड। इसके ऊपर उसने क्या किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। और इस रेडिएशन से ही उसके क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, जिससे वो क्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। और वो लेडी कौन थी, मैडम क्यूरी थी। तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की जब खोज की बात आती है तो किसका नाम आता है, मैडम क्यूरी का। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की जब बात आती है तो किसका नाम आता है, हेनरी बेकुरल का। और नेचुरल रेडियो एक्टिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 82 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यूरेनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया बोरॉन फैमिली का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किसका करते हैं, कार्बन फैमिली का। धन्यवाद।